Hello everyone, welcome back. In this video, we are going to discuss section 1 and 2 of the Indian Contract Act. First of all, let's have a brief discussion on what is Indian Contract Act. तो जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट हम तब करते हैं जब हमें कोई भी एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराना हो, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट ही इन्फोर्सेबल होता है, एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिएबल. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हम देखें तो दिस केम इनटू 1872. दिस वाज द 9th एक्ट ऑफ 1872. 25th अप्रैल 1872 को असेंट मिली थी इसे. एंड लेट्स सी द प्रियम्बल. प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल एक ऑब्जेक्ट होता है किसी भी एक्ट का. किसी भी एक्ट के स्टार्टिंग में सबसे पहले प्रियम्बल दिया रहता है. प्रियम्बल में हम उसके ऑब्जेक्ट्स और क्या क्या रीजंस थे क्यों हमने इसे इन्फोर्स करा है उसके बारे में दिया रहता है. तो इट इज सेइंग दैट वेयर एज इट इज expedient to define and amend certain parts of the law relating to contracts. तो प्रियम्बल से हमें ये पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो लॉज होंगे उसकी डेफिनेशन, अमेंडमेंट, सारी चीज़ें हम इस एक्ट के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले प्रिलिमिनरी. प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 and 2 दिए हुए हैं. तो सेक्शन 1 इज टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. तो शॉर्ट टाइटल इस एक्ट की है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इस एक्ट को हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहेंगे और ये होल ऑफ द इंडिया पे अप्लाई होता है. इसकी एक्सटेंशन मतलब कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया and it shall come into force on first day of September 1872. ये 1 सितंबर 1872 से लागू हो गया था. See, 25th April 1872 is talking about the date of assent. किस दिन उसे असेंट मिली थी. और जो इन्फोर्समेंट डेट होता है, इन्फोर्समेंट डेट के दिन से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो गया था. दैट इज 1 सितंबर 1872. हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट भी फर्स्ट सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ था, लेकिन उसे अब हमने रिपील कर दिया और अब हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम है जो कि 47th एक्ट ऑफ 1872 है. अगर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 170 तक सारे सेक्शंस कवर कर दिए हैं. तो अभी तक हमने शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट देख लिया. अब हम देखते हैं सेविंग. तो नथिंग हियर इन कंटेन शैल अफेक्ट प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यूट, एक्ट या रेगुलेशन नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली रिपील्ड, नॉर एनी यूसेज या कस्टम ऑफ ट्रेड, नॉर एनी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. सी, सेविंग का क्या मतलब होता है? सेविंग का मतलब होता है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी बात नहीं दी गई हो या जब ये लागू किया गया, दैट मीन्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, तो उसके बाद क्या क्या एक्ट पर इनका इफेक्ट नहीं होने वाला है. तो अगर कोई भी प्रोविजन किसी भी स्टैट्यूट का, एक्ट का या रेगुलेशन का जिसे हमने एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया है, या तो कोई भी यूसेज और कस्टम है जो कि चला आ रहा है, या कोई इंसिडेंट ऑफ किसी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो हम उसे भी मानेंगे कि वो अभी भी चल रहा है और उसे रिपील नहीं किया गया है. तो दिस इज द सेविंग क्लॉज. सेविंग क्लॉज में क्या होता है? हम किन किन एक्ट को या रेगुलेशन को हम सेव कर रहे हैं फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा वो एक्ट भी चलेंगे साथ ही साथ. नाउ कम्स द इंटरप्रिटेशन क्लॉज. इंटरप्रिटेशन क्लॉज में हम डेफिनेशंस देखते हैं ऑफ वेरियस वर्ड्स, जो हम आगे चल के कंफ्यूज ना हो कि अगर हमें प्रपोजल की मतलब देखनी हो तो कहाँ हम देखेंगे, एक एग्रीमेंट क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है. तो ये सारी चीज़ों की इंटरप्रिटेशन क्लॉज में हमें डेफिनेशन मिल जाएगी जिससे आगे चल के हमें कोई कंफ्यूजन ना हो. तो सबसे पहले जो टू का क्लॉज ए है, इट इज टॉकिंग अबाउट द वर्ड प्रपोजल. प्रपोजल क्या होता है? हम प्रपोजल भी कह सकते हैं, ऑफर भी कह सकते हैं. इंग्लिश लॉ में जनरली ऑफर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और इंडियन लॉ में प्रपोजल शब्द का. तो इट इज सेइंग दैट व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि हम कोई कार्य करना चाहते हैं या कोई काम नहीं करना चाहते हैं, विद अ व्यू. क्यों बता रहे हैं हम उस पर्सन को? ताकि हम उसकी असेंट ले सकें ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. अगर हम सामने वाले को बता रहे हैं कोई भी चीज़ कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, हमारा इंटेंशन ये है कि सामने वाले की असेंट ले सकें.
दैट इज अ प्रपोजल। हमने आपके सामने ये प्रपोजल रखा है कि आप हमारे सेलफोन को 2000 रुपए में खरीद सकते हैं। तो हमने ये विलिंगनेस आपके सामने दिखाई ताकि आप उस पर असेंट दे सकें, तो दैट इज अ प्रपोजल। 2B is talking about the definition of promise या acceptance। when a person, जब कोई पर्सन जिससे हमने प्रपोजल करा, हमने आपसे 2000 में अपना सेलफोन बेचने की बात करी, तो हम यहाँ पर ऑफरर हो गए, हम आपसे ऑफर कर रहे हैं। टू whom the proposal is made, तो आपके पास अगर प्रपोजल किया गया और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इट बिकम्स अ प्रॉमिस, तो ये प्रॉमिस हो जाएगा, इसे हम एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। तो प्रपोजल हुआ, हमने ऑफर करा, और एक्सेप्टेंस हुआ, आपने एक्सेप्ट करा। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर। जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है दैट विल बी नोन एज प्रोमिसर, एंड द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग विल बी नोन एज द प्रोमिसी। नाउ कम्स 2D, इट इज टॉकिंग अबाउट द वर्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? सी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, सी डिजायर ऑफ प्रोमिसर की बात करी गई है। प्रोमिसर के डिजायर पर अगर हम प्रोमिसी या अदर पर्सन हैज डन, प्रोमिसर के डिजायर पर मतलब मेरे कहने पर हम आपको 2000 रुपए में अपना सेल फोन दे रहे थे, तो आप हमारे कहने पर अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या हमने आपसे कोई काम करने को कहा, आप वो काम कर रहे हैं, या हमने आपको रोक दिया किसी काम को करने से और आप वो काम नहीं करते हैं, तो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर हमें हमारे डिजायर पर आपने कोई भी कार्य करा या अब्सटेन किया फ्रॉम डूइंग, या डज या अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। डन या अब्सटेन का मतलब हो गया पास्ट एक्ट, डज और अब्सटेन्स मतलब प्रेजेंट एक्ट, या प्रोमिसेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब फ्यूचर एक्ट्स की बात हो रही है। समथिंग सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो वो जो एक्ट है या एब्सटिनेंस है या प्रॉमिस है, उसे हम कंसिडरेशन कह देंगे फॉर दी प्रॉमिस, क्योंकि एक प्रॉमिस के साथ एक कंसिडरेशन भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने कहा कि हम आपको 2000 में अपना फोन देना चाहते हैं, तो जो 2000 रुपए है दैट इज कंसिडरेशन, वो आपके लिए कंसिडरेशन है। और आपने उस डिजायर पर अगर हमसे फोन लिया और हमें 2000 रुपए दिया, तो वो कंसिडरेशन हो गई। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, सी 2E की अब हम बात कर रहे हैं जो कि एग्रीमेंट को डिफाइन करता है। तो सारे प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या था? हमने आपसे आपको प्रपोजल दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो प्रॉमिस बन गया। या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस मतलब कई सारे प्रोमिसेस का सेट है फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हमारे वाले एग्जाम्पल में कंसिडरेशन फॉर ईच अदर क्या हो जाएगा? हम आपको फोन दे रहे हैं तो वो आपके लिए कंसिडरेशन हो गया, आप हमें 2000 रुपए दे रहे हैं तो दैट इज कंसिडरेशन फॉर मी। तो फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, तो ये एक एग्रीमेंट हो जाएगा। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, जहां पर कंसिडरेशन फॉर्म हो रहा है दोनों पार्टीज के लिए, तो दैट विल बी नोन एज एन एग्रीमेंट। 2E में ये बात कही गई। Now comes 2F, which is talking about reciprocal promise. Reciprocal promises क्या होता है? Promises which form consideration or part of consideration for each other. कोई भी ऐसा प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन बन रहा है या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन बन रहा है दोनों पार्टीज के लिए, तो दैट विल बी नोन एज रेसिप्रोकल promises. 2G is talking about agreement which is a void agreement. void agreement क्या होता है? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या था हमने ई में देख लिया, एग्रीमेंट जिसको हम इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं लॉ के द्वारा, उसे हम void agreement कहेंगे। 2H is talking about the definition of contract. See, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसे हम इन्फोर्स करा सकते हैं दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर भी वही बात हो रही है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जब जब उस पर इन्फोर्सिबिलिटी लग जाती है, कोई ऐसा एग्रीमेंट है जब हम उसे इन्फोर्स करा सकते हैं इन कोर्ट, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब कैसे एग्रीमेंट होते हैं जिसे हम इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने अपने घर डिनर पर बुलाया और आप नहीं आते हैं, ये एक तरह का एग्रीमेंट था। हमने आपसे एक बात कही, आपने उस पर हामी भरी कि हाँ आई विल कम, और आप नहीं आते हैं, तो यहाँ पे एग्रीमेंट टूट गया हमारा। तो क्या मैं कोर्ट में जा सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि यहाँ पर कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर हमारा इंटेंशन नहीं था कि हम एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करें।
तो कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वहां पर इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ बहुत जरूरी है और पार्टीज की लीगल इंटेंशन देखी जाएगी। 2I 2I में बात हो रही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल होते हैं। अब वॉइडेबल क्या होते हैं? सी, कोई भी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल तो है, एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल क्या है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक लूपहोल ये है कि वो जो इन्फोर्सिबिलिटी है वो एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज है, लेकिन वो दोनों पार्टीज के हाथ में नहीं है कि आप इन्फोर्स करा सकें। किसी एक ही पार्टी को हक मिल रहा है यहाँ पे इन्फोर्स कराने का, तो इसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आपके साथ कोई फ्रॉड कर दिया और फ्रॉड के माध्यम से आपसे हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए आपसे परमिशन ले ली या आपको ट्रिक करके हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर लिया, तो इस मामले में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो इन्फोर्स करा सकते हैं या तो आप इसे वॉइडेबल डिक्लेयर करके कॉन्ट्रैक्ट रद्द करा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। आपके पास क्यों ऑप्शन है? क्योंकि आपने कोई ट्रिक नहीं किया है, आपने ना कोई फ्रॉड किया है, फ्रॉड मैंने किया है, इसीलिए मुझे ये अधिकार नहीं मिल रहा कि मैं कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा सकूं। अगर मैंने ही फ्रॉड करा है तो मैं किस हक से कोर्ट जा सकती हूँ कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना ही पड़ेगा, आपने क्यों ब्रीच करा। ठीक है, तो दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक या एक से ज्यादा पार्टी के तरफ से इन्फोर्सिएबल हो सकता है, लेकिन अदर पार्टी के तरफ से नहीं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक पार्टी की इन्फोर्सिबिलिटी रहती है, इसीलिए इसे हम वॉइडेबल कहते हैं, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये। नाउ कम्स 2J, इट इज टॉकिंग अबाउट द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सी, 2G में हमने वॉइड एग्रीमेंट देखा। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है कोई ऐसा एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही वॉइड था, जो जिसे हम कभी इन्फोर्स करा ही नहीं सकते थे। एग्रीमेंट की यहाँ पे बात हुई थी। नाउ कम्स जे, जे में कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। इसका ये मतलब है ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो स्टार्टिंग में तो इन्फोर्सिबल था बाय लॉ, लेकिन बाद में इसे सीज कर दिया गया किसी रीजन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, कोई वहां पे कोई डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो गया या कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी आ गई कि अब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके और मेरे बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मुझे एक शिप में कुछ सामान या गुड्स डिलीवर करने वाले हैं और वो शिप रास्ते में कहीं लॉस्ट हो जाती है या वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। नाउ इस कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स नहीं करा सकते क्योंकि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, जो गुड्स था वही डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो मेन पर्पस है जो हमारा वही फुलफिल हम नहीं कर सकते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। स्टार्टिंग में ये इन्फोर्सिबल था, बाद में ये वॉइड हुआ है। ठीक है, तो दिस इज व्हाई इट इज नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और इसे हम वॉइड एग्रीमेंट क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही इन्फोर्सिबल नहीं था, वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में तो इन्फोर्सिबल था बट बाद में उसे सीज कर दिया गया बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो यहाँ हमारा सेक्शन 1 और 2 कंप्लीट होता है। सेक्शन 1 में हमने शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट देख लिया। सेक्शन 2 में हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज, दैट मीन सारे डेफिनेशंस देख लिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, और आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप बैक करके वीडियोस फिर से देख सकते हैं। थैंक यू।